गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। हम लोगों की एक करंट अफेयर्स की सेशन चल रही है। मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होती है उसमें आज हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे पास। ओके, चलिए। तो सबसे पहला मुद्दा है, इसरो 29 मई 2023 को अपने अगले पीढ़ी के नौवहन उपग्रह NVS-1 को लॉन्च किया। इसरो ने किसको लॉन्च किया है? इसरो ने क्या लॉन्च किया है तो देख लेते हैं कि इसरो के द्वारा कब किया गया है लॉन्च। ये इसरो के द्वारा इसने 29 मई 2023 को अपने अगली पीढ़ी के नेक्स्ट जनरेशन का नौवहन उपग्रह NVS, नौवहन उपग्रह यानी क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट। ओके, नेविगेशन सैटेलाइट जो है उस वन को लॉन्च किया है। तो आपके सवाल इन तीनों पर, अगर आप ऑब्जेक्टिव या फैक्चुअल बोल सकते हैं, फैक्ट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके सवाल इन तीनों पर रहेंगे। ओके, डेट पूछ लेगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, और वो सैटेलाइट का नाम पूछ सकता है। तो ये फैक्ट के दृष्टिकोण से हो गए। अब जो अभी आपने देखा यूपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं कैसे होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है। हमारी क्लास क्या होती है, फैक्ट्स को भी देखते हैं और हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड भी देखते हैं। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में फैक्ट को तो उठा के दे सकता है, या फिर अगर कॉन्सेप्ट में पूछेगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल कहीं से भी 3-4 लाइन को दे देकर बोलेगा इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। या जैसे आप लोग देखते हैं, इतना तो नॉलेज आप लोग को भी हो चुका है कि स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन देता है तो निम्नलिखित में से या तो वन सही है या दोनों में से कोई सही नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग थोड़ा इसकी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर यह जो NVS है, NVS, ओके, NVS यानी क्या होता है? नेविगेशन। मैं पहले भी क्लास में इसकी चर्चा होती रही है और अभी आज फिर बता रही हूँ। नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट। ओके, नेविगेशन सैटेलाइट का वजन कितना है? इसके वजन कितना है? 2232 kg इसका वजन है, 2232 kg इसका वजन है। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, किस अंतरिक्ष स्पेस है? तो इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसमें एक एक पॉइंट देख लीजिएगा। NVS-1 जो है इसका वजन 2232 kg है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV रॉकेट कौन सी है, इस रॉकेट का यूज किया गया है, यानी GSLV F-12। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में केवल पूछ ले कि NVS को जो लॉन्च किया गया है तो निम्नलिखित में से किस रॉकेट के थ्रू उसको भेजा गया है। ओके, तो क्या होगा? GSLV F-12। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हो गए? हाँ, एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा इसरो के बारे में कि इसरो 1969 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1969 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। डॉक्टर S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है। इसे कब लॉन्च किया गया? NVS को 29 मई यानी कल इसे लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के जरिए? F-12, याद रखिएगा GSLV F-12 रॉकेट है वो। वेट कितना है? 2232 kg। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें NV-1 जो है यह भारतीय तारामंडल के साथ, यानी ये जो तारामंडल में है आपके टोटल ग्रुप है, एक समूह है ये तारामंडल के साथ नेविगेशन श्रृंखला के लिए, यानी जो नेविगेशन सीरीज चल रही है, नेविगेशन सीरीज की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से सेकंड जनरेशन का ये पहला है। उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर, ओके, ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। क्लियर? यह स्वदेशी रूप से, ओके, यह स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्वदेशी रूप से विकसित है रुबिडियम परमाणु घड़ी ले जाएगा। और इस घड़ी का उपयोग जो है जीपीएस सटीक स्थान टाइमिंग के लिए किया जाएगा। जीपीएस का यूज किया जाता है, आप लोग पता है ना कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। तो ये क्या करेगा? जो स्वदेशी रूप से विकसित है रुबिडियम परमाणु घड़ी, इसको ले जाएगा और इस घड़ी का यूज जीपीएस जो सटीक जो होता है, एक बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग की जानकारी के बारे में बताएगा। यह नेविगेशन कौन कौन से पेलोड L1,
L5 और S बैंड भी ले जाएगा। कौन कौन सा है? L1 है लोड, L5 और S बैंड भी ले जाएगा। तो ये सारे इसके क्या है फीचर्स, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें से हो सकता है किसी एक को भी उठा के क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह पहली बार है कि स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाएगा। अभी जस्ट हमने किया ना कि इससे पहले वाले स्लाइड में देखा कि स्वदेशी रूप से विकसित है रुबिडियम परमाणु घड़ी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अंतरिक्ष यान यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, क्या है ये? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ओके, यानी इसे क्या बोला जाता है? नाविक फुल फॉर्म क्या है नाविक का? तो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ओके, चलिए श्रृंखला किसके अंतर्गत आता है? तो नाविक श्रृंखला के अंतर्गत आता है। नाविक श्रृंखला का उद्देश्य क्या है? जो नाविक श्रृंखला, इसका क्या उद्देश्य है? निगरानी और नौवहन क्षमता प्रदान करना। निगरानी और नौवहन, नाविक निगरानी उपयोगकर्ताओं के लिए क्या है? जो नागरिक होंगे, ठीक है, जो सिटीजन्स होंगे, उनके यूज के लिए एक स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस लोकेट करेगा, और रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिकल होगी उनके यूजेस के लिए क्या है? रेस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रदान करता है। ओके, अगर कोई स्ट्रेटेजिक वे में इसको यूज करता है तो उनके लिए क्या है? रेस्ट्रिक्टेड सर्विस ये प्रदान करता है। इसके आगे देख लेते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। नाविक एक भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो जीपीएस के समान है। ठीक है, जीपीएस के समान है। या भारत में और मुख्य भूमि के आसपास, इसके फीचर्स क्या है? नाविक के फीचर्स क्या है कि भारत में और मुख्य भूमि, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ठीक है, 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में, अभी तक क्या होता था भारत की जो लैंड एरिया है, लेकिन ये भारत और भारत भूमि के 1500 आसपास का एरिया को भी क्या करेगा? कवर करता है। फैले क्षेत्र में सटीक और वास्तविक समय, ओके, एक्चुअल टाइम का ये क्या करेगा? नेविगेशन प्रदान करता है। नाविक जो सिग्नल है वो 20 मीटर से बेहतर उपयोगकर्ता की स्थिति को सटीक प्रदान करते हैं, और वे 50 नैनो सेकंड से बेहतर समय सटीकता यानी टाइमिंग एक्यूरेसी प्रदान करता है। ओके, चलिए सिग्नल कितना है? 20 मीटर। सिग्नल की बात की जाए तो 20 मीटर, और टाइमिंग की बात की जाए तो 50 नैनो सेकंड से भी बेहतर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और क्या है इसमें? नाविक को पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, ओके, नाविक को पहले इंडियन रीजनल, क्या है ये? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS, ये मैंने आप लोग को बताया था, है ना? ये मैंने आप लोग को बताया है कि इसको क्या कहा जाता था। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी जो आपकी नेविगेशन आई है, इसको बस थोड़ा सा इतना समझ लीजिएगा कि जो नेविगेशन सैटेलाइट आई है 1, ठीक है, ये क्या की है? ये इसी को रिप्लेस किए, इसकी जगह पे इसको लाया गया है, एनवीएस को। एनवीएस, एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि एनवीएस ने किसको रिप्लेस किया है? तो इसको रिप्लेस किया है, IRNSS को रिप्लेस किया है। नाविक को पहले, जो नाविक हमने पढ़ा अभी, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन जो था, तो वहां पर उस नाविक को पहले ये बोला जाता था, क्या है? IRNSS, ठीक है, कहा जाता था। और इसे 7 सैटेलाइट्स के समूह ने तारामंडल से डिजाइन किया गया है। ओके, 7 तारामंडल के समूह से इसको डिजाइन किया गया। किसको किया गया है? IRNSS को, जिसे नाविक कहा गया। और अब ये इसको क्या कर रहा है? रिप्लेस करके NBS 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 लॉन्च की। ठीक है, किसने किया है ये? तो कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो ये तो पहले ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पूछ लेता है। ठीक है, देखिए मेरी ये क्लास क्या है ना, जो यूपीएससी तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, और जो सपोज एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीसीएल की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि सभी जगह करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, तो अपने अपने यूज के हिसाब से, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट के बारे में किसी भी एग्जाम में कहीं से भी उठा के पूछ सकता है।
ठीक है? तो जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मतलब वो इश्यूज़ थोड़ा डिटेल लेके चलना चाहिए, तो मैं वहाँ पे सारे पॉइंट्स को, क्योंकि आपका जो सैटेलाइट से था, इम्पोर्टेंट था ये, तो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है? अब आपके एग्जाम में कहीं से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आई डोंट थिंक कि आप मतलब उसे स्किप करके आ पाएंगे। चलिए, अब जैसे ये क्या है कि स्वास्थ्य मंत्री, केवल पहले ध्यान रखिएगा कि जो इसका हेडलाइन दिया है उसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। फर्स्ट क्वेश्चन यही बन जाएगा। ने क्या किया है? राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को लॉन्च किया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि उस राष्ट्रीय जो चिकित्सा उपकरण की जो नीति लाई गई है वो क्या है। तो भारत ने क्या किया है? भारत ने एक टारगेट किया है कि 2024 तक, ओके, भारत का टारगेट भारत का टारगेट क्या है कि 2024 तक $65 मिलियन का ये फार्मा उद्योग, फार्मा यानी समझते हैं आप लोग, सॉरी, फार्मा यानी क्या होता है? जो दवा जो नहीं बनती है, दवा फार्मास्यूटिकल्स हम लोग बोलते हैं कि हाँ, तो वो दवा उद्योग, ठीक है, फार्मा उद्योग बनाने का एक लक्ष्य लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि कब तक है? 2024 तक, यानी नेक्स्ट ईयर तक कितने डॉलर? $65 मिलियन। सॉरी, भारतीय फार्मा और भारतीय चिकित्सा उपकरण का मतलब क्या हो गया? जो मेडिसिन का वो हो जाती है, और दवा, इन दोनों की बात कर रहा है। जो मेडिसिन इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण, तो वो हो गए। जैसे सपोज आपको कोई ईसीजी का मशीन हो गया, ओके, तो ये एक किस में आएगा? चिकित्सा उपकरण में आएगा। ईसीजी की मशीन हो गई, या आपका एक्सरे मशीन हो गया। तो दिस ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज कॉल्ड हियर, मतलब ये सभी प्रकार के जो उपकरण है इसी को हम चिकित्सा उपकरण बोलते हैं। और हमारा जो भारतीय फार्मा क्या हो गया? हमारा ये जो दवा से संबंधित हो गई। तो पर वार्षिक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो किया गया, यह उसका कौन सा संस्करण था? यह 8वां एडिशन था, 8th एडिशन था, जो कि 26 मई को शुरू हुआ। ओके, चलिए, कहीं से भी कुछ डाउट हो तो जरूर बताएं। सरकार, अब नेक्स्ट इश्यूज क्या है? नेक्स्ट इश्यूज है कि सुप्रीम, अभी क्या किया गया है? हाई कोर्ट के, यानी सरकार द्वारा 5 उच्च न्यायालय, ओके, कितने हैं? 5 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किए गए हैं। 5 उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। सबसे पहले उच्च न्यायालय को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें भाग कौन सा है। उच्च न्यायालय भाग याद रखिएगा, भाग 6 एंड आर्टिकल की अगर बात की जाए, आर्टिकल की, तो कितना से कितना है? 214 से लेकर 237 तक। सबसे पहले ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके, ये दोनों ध्यान रखिए सबसे पहले। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? हाईकोर्ट की बात अगर कर रहा है तो 214 से लेकर के 237 तक है, ओके। अगर सुप्रीम कोर्ट रहता तो भाग 5 हो जाता। तो खैर, तो सरकार ने क्या किया? 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य, अब वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बस केवल आपको ध्यान कैसे याद रखना है कि न्यायमूर्ति RD धानुका को कहाँ दिया गया है? बॉम्बे। धानुका को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका ये 4 दिन का ही कार्यकाल होगा, केवल 4 डेज, ओनली 4 डेज, ओके। कितना है? केवल 4 दिन का ही कार्यकाल होगा। न्यायमूर्ति RD धानुका को कौन सा दिया गया है? हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट दिया गया, ओनली फॉर 4 डेज के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यायमूर्ति SV गंगापुरवाला को मद्रास दिया गया है, ठीक है। कौन सा है? मद्रास हाईकोर्ट। किसको दिया गया है? इसको आप लोग क्या कीजिए कि ट्रिक के जरिए, हो सकता है इसको मैच में दे दे, पॉलिटी वाले सेक्शन में मैच करने के लिए दे दे कि ऑप्शन A को ऑप्शन B से बोले मैच करने के लिए, ओके। यहाँ पे साइड में आपको दे देगा, मुंबई दे देगा, मद्रास दे देगा, और यहाँ पे क्या न्यायाधीश के नाम दे देगा। तो गंगापुर वाला, बहुत अपने ट्रिक रख लीजिएगा। अच्छा, गंगापुर वाला मद्रास हो गया, ओके। इसमें ज़्यादा जो चांसेस है वो पूछने का, जो अभी मैंने रिसेंटली आप लोग को बताया, ज़्यादा चांसेस है वो इसे पूछने का, जो क्योंकि 4 दिन का कार्यकाल है, ये ज़्यादा चांसेस है पूछने का। बॉम्बे जो D धानुका को नियुक्त किया गया है, क्योंकि उनका कार्यकाल 4 दिन का है, ओके। तो ज़्यादा चांसेस तो है, बट फिर भी अपना ये है कि हमें पूरा देख के जाना है। तो गंगापुर वाला क्या हो गया? गंगापुर वाला को मद्रास उच्च न्यायालय दिया गया है। न्यायमूर्ति MSR रामचंद्र राव जी हैं, बट इन्हें हिमाचल प्रदेश दिया गया है। एक्चुअली ही बिलोंग्स फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड विच स्टेट ही गॉट? हिमाचल प्रदेश दिया गया है ना, फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। राव से अगर नहीं ऐसे याद नहीं रहेगा तो ऐसा आप ट्रिक कर सकते हैं कि बिलोंग्स फ्रॉम साउथ इंडिया राव एंड गोज टू
हिमाचल प्रदेश। ओके, इस तरह से याद रखिएगा। न्यायमूर्ति SV भट्टी, केरल। भट्टी इज ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड वेयर, केरल टू साउथ इंडिया। ओके, भट्टी कहाँ दिया गया है? केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी, राजस्थान दिया गया है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जो आर्टिकल, इस पे थोड़ा सा रिलेवेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। आर्टिकल 217 में क्या बोला गया है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत क्या किया जाता है? वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसे? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राष्ट्रपति का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या क्या प्रक्रिया है। जैसे नियुक्ति की, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, यानी सपोज जैसे अभी मुंबई में डी धानुका को क्या किया गया है, वहां पर उनको अपॉइंट किया गया, तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति क्या करेगा? पहले जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श, उस राज्य के राज्यपाल से, अगर वहां पर राज्य केंद्र शासित है तो उपराज्यपाल से, इन सबों से क्या है? परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कौन कौन आ गए? राष्ट्रपति किससे किससे? भारत का मुख्य न्यायाधीश फर्स्ट, इनसे पूछेंगे। फिर राज्य के राज्यपाल से। ओके, परामर्श होने के बाद ही क्या की जाएगी? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नियुक्ति किस में है? ये आर्टिकल, नियुक्ति आपके आर्टिकल 214 में है, 214 में है। इतना तैयार रहिएगा कि किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ओके, जो करंट अफेयर्स अब मैं क्लास ले रही हूँ, आप लोग देखिएगा मेरे क्लासेस को, इतने दिनों से जो मैं क्लास ले रही हूँ उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। अभी यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों के पास था जिसमें पूछा गया था, उस क्वेश्चन में जो ये अर्जुन पुरस्कार था, है ना, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये मैं क्लास में करवाई हूँ और मैंने कहा भी था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो किस क्षेत्र के लिए है और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और वहाँ के ऑप्शन में आप देखिएगा। ओके, तो ये मतलब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप खुद क्लास करके देखिए और क्वेश्चंस को मिला करके देखिए। ठीक है, मैंने जब से स्टार्ट की हूँ करंट अफेयर्स की क्लास को इसको लेने के लिए, तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचे, ताकि एक क्या करना है, यहाँ नॉलेज गेन करने से ज़्यादा आप लोग क्लास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिलेक्शन के लिए क्लास कर रहे हैं ना, नॉलेज लेने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज तो इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है, पर नॉलेज लेने का जो समय है वो ख़त्म नहीं होता है। ओके, तो नॉलेज गेन करने के लिए तो नहीं है, आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो हमें सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, आप जहाँ नॉलेज की कोई कमी नहीं, किसी भी आप न्यूज़ चैनल को उठा लें तो वहाँ से भी आपको न्यूज़ की जानकारी मिल जाएगी। अपने मोबाइल पे यूट्यूब, किसी भी चीज़ को अगर आप खोलते हैं तो नॉलेज का मतलब क्या होता है? इन एवरीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम योर बुक्स, इन एवरीवेयर। ठीक है, कहीं से भी आपको नॉलेज मिल सकता है, केवल किताब से ही नहीं। आप कुछ भी कर लें, कहीं भी यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, कहीं इंस्टाग्राम देख लें, कोई रील्स देखें, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक नॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा है, इससे हमें ये सीख मिलती है। लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम जिस चीज़ की आप इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत एक केवल उस दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। ठीक है, केवल उसी दृष्टिकोण से, इस चीज़ को देखते हुए मेरी पूरी कोशिश रही है, अगर आप लोग उतनी ही ईमानदारी दिखाएंगे तो होप्स हो कि आप लोगों का मतलब जो है मार्क्स अच्छे आ जाए। इनफैक्ट मेरी कोशिश भी आप लोग मार्क्स से भी ज़्यादा ये कि आप क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो ये थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग भी। अब देखिए, नियुक्ति आर्टिकल 214 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या दिया गया है। शपथ किस में है? आर्टिकल शपथ शपथ किस में है? आर्टिकल 219 में है। आर्टिकल 219 में है। राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश हो तो वहां पर उपराज्यपाल या राज्यपाल द्वारा जो शपथ दिलवाए जाते हैं, नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जैसे सपोज अब ये जो 5 न्यायाधीश जो जिस स्टेट में जाएंगे उनको वहां पे शपथ कौन दिलाएगा? तो वहां के राज्यपाल। अब आपको इसको रटना नहीं है कि शपथ कौन किसको दिलाता है, नहीं, अभी बस ऐसे ध्यान रख लीजिए। अच्छा, मुंबई हाई कोर्ट में गए हैं डी कुमार, अब वो डी कुमार गए वहां कैसे? तो जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं कौन है,
डीवाई चंद्रचूड़, तो उनसे और वो जो मुंबई के जो राज्यपाल रहे हैं उनसे परामर्श करने के बाद, या हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल रहे हैं उनसे इन्होंने क्या किया, परामर्श कर लिया और वहां पे अपॉइंट कर दिया। ठीक है, किसको, तो वहां जो चीफ जस्टिस हो गए हाई कोर्ट में। ठीक है, अब वहां पर भाई वहां चले तो गए हैं, लेकिन उनको वहां शपथ कौन दिलाएगा, तो वहां के जो राज्यपाल होंगे वो दिलवाएंगे। ठीक है, वहां के जो राज्यपाल होंगे वो दिलवाएंगे, तो अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे बार बार आप लोग रटते और भूल जाते हैं ना कि क्या शपथ है, क्या क्राइटेरिया है, कार्यकाल कितना होता है, तो ये अब इस तरीके से अगर सोचेंगे, बहुत नॉर्मली सोचिए। ठीक है, इसको अगर याद करना, को पढ़ाई को सोचेंगे कि पढ़ाई की तरीके से करें, तो फिर वही चीजें तैयार हो जाती। इसको आप एक कहते हैं ना कि रोजमर्रे की जीवन से लेके जोड़ लीजिए, कि आए दिन आपके लाइफ में जो हो रहा है, अभी नॉर्मली ऐसे बैठे बैठे अगर आप सोच लेंगे तो आपको ये डेफिनेटली 100% याद हो जाएगी। ओके, चलिए, तो उपराज्यपाल नियुक्त द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब इनका कार्यकाल को देख लेते हैं। ठीक है, नियुक्ति हो गई। अच्छा चलिए, ये तो कार्यकाल हो गया। अब इनका मुख्य न्यायाधीश की जो कार्यकाल है वो कितना है, 65 ईयर्स है। 65 ईयर्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं। नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं क्या है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ओके, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के साथ क्या न्यूज है, तो इनको सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ठीक है, के रूप में शपथ लिया है इन्होंने, सीवीसी के रूप में। और शपथ कौन दिलवाया है, शपथ इनको कौन दिलवाया है, अगेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, इनको शपथ दिलाया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाया। चलिए अब देख लेते हैं आगे इनके साथ थोड़ा और क्या न्यूज है। आगे इनके साथ और क्या न्यूज है। ये जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये इनके, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये 88 बैच के रिटायर्ड, ओके, ये क्या है, रिटायर्ड है, ये रिटायर्ड सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। मैंने इसलिए कहा कि जो सीवीसी जो बने हैं, तो रिटायर्ड पर्सन को भी क्या किया जाता है, सीवीसी वो बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसे पॉइंट आउट किया है। ओके, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सीवीसी। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस, विजिलेंस। ठीक है, सीवीसी कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी करता है। और इसमें अधिकतम कितने होते हैं, 2 सतर्कता आयुक्त, दो होते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, शायद आगे हो, सीवीसी और सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है, 4 वर्ष या पदधारी के 65 वर्ष की आयु तक, या तो 4 साल रहेंगे या 65 साल रहेंगे। यह संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। संथानम समिति, ओके, भारत में एक श्रेष्ठ भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है। इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कौन सा है, 2003 के तहत इसको क्या किया गया था, वैधानिक दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आप लोग को क्लास में कुछ दिन पहले मैंने बताया था सीबीआई के बारे में, है ना, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को लेकर के मैंने कहा था। सीबीआई के महानिदेशक कौन है, सीबीआई के महानिदेशक कौन है, सीबीआई के, मैंने आप लोग को बताया है। तो सीबीआई के महानिदेशक हो गए प्रवीण सूद, प्रवीण सूद। इनके बारे में कुछ और शायद चीजें पता हो कि कर्नाटक के डीजीपी रहे, है ना, कर्नाटक के डीजीपी थे, जो इनका अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए हुआ है, 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए ये सीबीआई के महानिदेशक बन गए हैं। अब यहाँ पर एक मैंने उस समय बताया था आप लोगों को कि जो सीबीआई का जो गठन हुआ था किस समिति की संस्तुति पे हुआ था, तो यह भी संथानम समिति के ही, जो इसका भी गठन हुआ है सीबीआई का, कह सकते हैं जो सीबीआई का जो गठन हुआ वह भी संथानम समिति की सिफारिश पर ही हुआ था। यानी संथानम समिति की सिफारिश पर आपका क्या क्या हो गया, सीवीसी एंड सीबीआई, ये दोनों। अब थोड़ा आसान रहेगा, एक जगह अगर मैंने लिख दिया तो याद रखने के लिए कि सीवीसी एंड सीबीआई दोनों का गठन संथानम समिति के आधार पर, इन्हीं की संस्तुति थी। ओके, चलिए अब सीबीआई का गठन कब किया गया था, 1 अप्रैल 1963 में गठन किया गया था। प्रवीण सूद जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं, है ना, और
इनको हटाया गया था, सुबोध कुमार जायसवाल की जगह पे इनको लाया गया। सीबीआई का प्रवीण सूद है, सीबीआई के सीवीसी के कौन हो गए? श्रीवास्तव जी। ओके, प्रवीण श्रीवास्तव, प्रवीण सूद और प्रवीण श्रीवास्तव दोनों नाम याद रखिएगा। इसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एर्दोगन ने तीसरे दशक तक अपने शासन का विस्तार करते हुए तुर्की में चुनाव जीता है। भाई ये एर्दोगन है कौन? तो इनके बारे में बस इतना ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति कौन है, तुर्की के राष्ट्रपति फिर से यही बनाए गए हैं। तीसरे दशक यानी 30 साल से विपक्षी किसको इन्होंने हराया है? किसको हराया है? केमल किलिक कडारोग्लू को। नाम भी इतना बड़ा है कि मुश्किल ही होता है हम लोगों के लिए, है ना। राष्ट्रपति कौन है? रेस्पेट ताइप एर्दोगन। तो केवल एर्दोगन को जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ याद रखेगा कि टर्की के कौन है? एर्दोगन। किसको हराए हैं? केमल को हरा दिए हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें। चलिए केवल फैक्ट पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। अब टर्की के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। इसे आधिकारिक तौर पर तुर्की गणराज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह एक क्या है? अंतर महाद्वीपीय देश है जो मुख्य रूप से कैसे है? पश्चिम एशिया में अनातोलियन प्रायद्वीप पर स्थित है, पश्चिम एशिया में। और इसकी राजधानी कहाँ है? तुर्की की अंकारा है। मुद्रा क्या है? लीरा है। बस इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, पूरा फैक्ट ही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। वार्धा क्या है? बांद्रा आप लोग को पता ही है, महाराष्ट्र मुंबई है ना। तो यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ के जो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? बांद्रा वर्सोवा सी लिंक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सीएम कौन है? अच्छा पहले यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि नाम क्या रखा गया है? स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम पे रखा जाएगा, ठीक है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, आप ये देख रहे हैं आप लोग को सी लिंक, समुद्र का लिंक है बांद्रा और वर्सोवा का। तो ये जो इमेज में आप लोगों को दिख रही है, इसी लिंक का नाम क्या कर दिया गया है? वीडी सावरकर। ओके, क्या रखा गया है? वीडी सावरकर, ये लिंक को। ओके, ये लिंक जोड़ दिया गया है। दूसरी चीज है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है। उनके द्वारा ऐसा वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। क्यों रखा जा रहा है? तो वीडी सावरकर की इस बार क्या हुई है? 140वीं जयंती, 140वीं जयंती, ठीक है। ये 140वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है। और एक चीज याद रखिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा, दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है। वीडी सावरकर थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस रूप में मनाया जाएगा? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। क्यों मनाया जाएगा? क्यों किया जा रहा है ऐसा? तो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण बहादुरी दिखाने वाले को किसके द्वारा? केंद्र सरकार के बहादुरी पुरस्कारों की तर्ज पर, केंद्र सरकार देती है बहादुरी पुरस्कार, इसी की तर्ज पर स्वतंत्र क्या किया जाएगा? वीडी सावरकर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब थोड़ा सा वीडी सावरकर के बारे में देख लेते हैं। ओके, चलिए, इनका जन्म कब हुआ था? 28 मई को 1883 को। कहा? महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। 1883 को इनका जन्म हुआ था। उन्हें 1911 में मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ओके, वह हिंदू महासभा का एक हिस्सा थे। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लिखा था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि वीडी सावरकर की है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। 1857 किसके, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो वीडी सावरकर के द्वारा। चलिए, ये सब केवल फैक्ट्स हैं। ओके, अब देख लेते हैं भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड। भारतीय सेना का कौन सा कमांड है? सप्त शक्ति कमांड जो है द्वारा अभ्यास कौन सा किया जा रहा है? सुदर्शन शक्ति। ये ध्यान रखें, सुदर्शन शक्ति 2003 का आयोजन किया गया है। तो यह अभ्यास 22 और 25
से कहा, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, राजस्थान और पंजाब का जो पश्चिमी तट वाला एरिया, राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? सुदर्शन शक्ति, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पटना सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। ठीक है, पटना क्या है? सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। तो इसमें और कुछ नहीं है, केवल आपको फैक्ट याद रखना है। पटना जो है सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। ओके, डिजिटल मुद्रा का यह यूज कर रहा है, केवल ये ध्यान रखिएगा कि सीबीडीसी डिजिटल मुद्रा का यूज कर रहा है। ठीक है, डिजिटल करेंसी का यूज कर रहा है, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी, बस इतना ध्यान रख, इसी का यूज कर रहा है। पटना पहला नगर निगम बन गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास का समर्थन किया। किसने किया? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, यानी अल्पसंख्यक मंत्री हैं कौन? अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो ये सबसे पहले स्मृति ईरानी। अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जो यूनानी चिकित्सा प्रणाली को के विकास को समर्थन किया है, यूनानी चिकित्सा पद्धति को। ठीक है, जैसे यूनानी हो गया, आयुष हो गया, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? उसके लिए क्या कर रही है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या किया है, भारत में यूनानी चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार करने के लिए और उनके उन्नयन के लिए, यानी उनको प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी सीसी, क्या है ये? CCRUM, देख लेते हैं क्या है ये CCRUM। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? द सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, ओके, फॉर रिसर्च, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, मेडिसिन। ओके, CCRUM, ये यू है, यू है। ओके, यू, CCRUM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। क्लियर? ठीक है, और एक और क्या है? एन, और दूसरा किस पे कर रही है? दो चीजों को कर रही है, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, यानी ये क्या है? NIUM, NIUM, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रही हूं, ओके, ऑफ यूनानी मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों के लिए जो अल्पसंख्यक मंत्रालय हैं वो क्या किया कर रही हैं, इन दोनों के लिए बेंगलोर में ये सब स्थापित किया रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। ओके, कहाँ पर है? बेंगलुरु। प्रचार और उन्नयन के लिए किसका? बेंगलुरु का ही समर्थन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ओके, किसका है? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, PMJVK, जन विकास कार्यक्रम के तहत 45.34 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। ठीक है, जन विकास कार्यक्रम के तहत दिया जा रहा है। यह कहाँ कहाँ होगा? हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलोर में यूनानी चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन का समर्थन करेगी। तो ये जो जितने भी यहाँ पे दिए गए नाम है, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलोर, इसको ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने CCRUM को कितना दे रहा है? 35.52 करोड़ रुपए, और NIUM को कितना दे रहा है? 9.81 करोड़। ठीक है, कितना? इतने रुपए मंजूर किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा सा क्लास लेंदी करंट अफेयर्स से चलेगी, क्योंकि जितने भी थे, मैंने बार बार बोल रही हूँ कि फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल मैंने दोनों दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम क्या है? तो जन विकास, आपको इससे थोड़ा समझ में आ रहा है कि जन का विकास,
क्या है प्रोग्राम? जन का विकास। तो उन क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचों को, जन का विकास कैसे होगा? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, तो चिन्हित क्षेत्रों में, जिन जिन एरिया को इन्होंने, जैसे अभी हैदराबाद को किया, चेन्नई को किया, तो उन क्षेत्रों में क्या करेगी? सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं निर्माण के लिए एक विकास कार्यक्रम है। चिन्हित, जहां जिस एरिया को लोकेट करते हैं कि चलो यहाँ पे होना चाहिए विकास का काम, तो वहां पर ये बुनियादी ढांचा और बुनियादी सुविधा, उन सब का ये क्या करती है? उन सब में ये विकास का कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये तो हो गया। अब थोड़ा हम लोग कुछ जैसे कुछ पॉइंट्स अगर हमारे स्किप हो गए, छूट जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा वन पॉइंट में देख लेते हैं क्या क्या है। प्रधानमंत्री ने विशेष सिक्का जारी किया है, बिल्कुल सही है। अब वो सिक्के पे कितना रुपए का वो सिक्का है? 75 रुपीज का है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए इनामी राशि की घोषणा कितना की है? 31.4 करोड़ रुपए। अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका ने तो पापुआ न्यू गिनी के साथ। किस पर? रक्षा सहयोग समझौते पर। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड की पहली है, कहां से कहां चलेगी? देहरादून टू दिल्ली, देहरादून टू दिल्ली, जो कि 2.5 घंटे में अब समय हो जाएगा, ठीक है ना? 2.5 घंटे में लोग इससे पहुंच जाएंगे। सिटी ऑफ डेड, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया है? मिस्र को। सिटी ऑफ डेड किसे कहा बोला है? मिस्र को। सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने हस्ताक्षर किया? तो रूस और बेलारूस ने। ओके। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया? उत्तराखंड के साथ कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कर रहा है? गोवा। हमने क्लास में करवाया है, गोवा और उत्तराखंड, इसके डिटेल में मैंने बताया था। गोवा और उत्तराखंड दोनों मिलकर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किए हैं। सामर्थ्य मिशन की शुरुआत यूपी के लखनऊ से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन सा है। अमित शाह ने दिल्ली के लुटियंस जॉन में उद्घाटन किया किसका? जंगना भवन का। ओके। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक कहाँ हुई है? नरेंद्र मोदी ने किया है, उनकी अध्यक्षता में हुई है। कहाँ पर? तो दिल्ली में की गई है। किस राज्य के राज्यपाल ने एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासिका दृष्टिकोण को विमोचन किया? उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो 6 राज्य हैं, ठीक है। 6 राज्य है। केंद्र सरकार कितने के साथ कर रही है समझौता? 6 राज्य। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। असम है, गुजरात है, एमपी है, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, शॉर्ट एमपी है, असम, गुजरात, 6 राज्य के साथ क्योंकि समझौता की है। उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। असम, गुजरात, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सरकार ने किसके तहत? डिजिटल फसल सर्वेक्षण, डिजिटल क्रॉप सर्वे, ओके, डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 6 राज्य और ये सब। हमार सुघर लाइका अभियान शुरुआत का किया गया है छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास एमसीक्यूज आज की कौन कौन से हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का कौन सा संस्करण 27 मई को प्रगति मैदान नई दिल्ली में न्यू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इसमें। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। बी इज द राइट आंसर, 8वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया है, बोला है कि विचार कीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। ओके, किसका? नए संसद भवन का। कब उद्घाटन हुआ है? तो 28 मई को किया गया है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 दिसंबर 2020 यानी 2 साल पहले क्या किया? 3 साल पहले को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। 3 साल भी अभी नहीं हुआ है ना, 6 महीना कम है अभी, तो 2.5 साल मान के चलिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। अभी रिसेंटली किसने किए हैं? तो मोदी जी किए हैं। लेकिन यहाँ पर भी मोदी जी हैं। मोदी जी ने ही क्या किया था? इसके आधारशिला रखी थी। यहाँ पर मुर्मू का नाम नहीं होगा, यहाँ पर कौन होंगे? मोदी जी, ठीक है। मोदी जी ने ही क्या किया? इनका संसद भवन की आधारशिला रखी थी। लेकिन डेट याद रखिएगा, ये डेट पूछ सकता है, ठीक है।
तो इसमें ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली जनगणना फॉर्म में धर्म के कितने विकल्प होंगे, 4, 7, 8, 6। अगली जो जनगणना फॉर्म आएगी इसमें धर्म के 6 विकल्प होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध। और नेक्स्ट जो जनगणना होगी वो फर्स्ट क्या होगी, डिजिटल आधारित जनगणना होगी। अब जो नेक्स्ट होगी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस बैंक का कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में विलय किया गया है, किस बैंक का कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक में विलय किया गया है। ऑप्शन ए मराठा सहकारी बैंक, ऑप्शन बी सारस्वत सहकारी बैंक, ऑप्शन सी भारत सहकारी बैंक, एंड ऑप्शन डी जनता सहकारी बैंक। ए इज द राइट आंसर, मराठा सहकारी बैंक। इसरो ने अपने अगली पीढ़ी के यानी नेक्स्ट जनरेशन के नौवहन उपग्रह NVS है ना, नेविगेशन सैटेलाइट NVS को डैश के द्वारा लॉन्च किया गया। GSLV F6, GSLV F12, GSLV F15 एंड GSLV F20। मैंने अभी आपको बताया इसका आंसर क्या होगा, GSLV F12 रॉकेट के जरिए इसको भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बोला है सही है। ओके, सही पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया का नाम याद रखिएगा, ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को क्या किया, अनावरण किया। बिल्कुल सही है। इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस, जो इक्विपमेंट मैंने कहा उसको डिवाइस बोलिए, इक्विपमेंट बोलिए, पर वार्षिक यानी एनुअल इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस किया का 8वां संस्करण 26 मई को शुरू हुआ। तो सही कोड का चयन करें, एंड वो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मद्रास का पूछा है। ओके, मद्रास का क्लास को अगर सेंसिटिव से करेंगे तो यहीं पे याद हो जाएगा। तो क्या क्या है, जस्टिस RD धानुका। तो इनको कहाँ पहुंचाया गया है, चलिए पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। न्यायमूर्ति MSR रामचंद्र राव, न्यायमूर्ति SV भट्टी, जस्टिस SV गंगापुरवाला को क्या दिया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, मद्रास दिया गया है। गंगापुरवाला को मद्रास मिला है, एंड बाकी जो रेस्ट है धानुका जी को कहाँ मिला है, बंबई। मुंबई मिला है। ओके, न्यायमूर्ति रामचंद्र राव कहाँ है, साउथ से हैं, और मिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। बार बार थोड़ा 1-2 बार बस ऐसे करेंगे तो याद रह जाएगा। राव कहाँ है, साउथ से हैं, लेकिन मिल गया नॉर्थ। भट्टी जी कहाँ से हैं, ये नॉर्थ से हैं, लेकिन मिला कहाँ है, साउथ यानी केरल। एंड लास्ट तो मद्रास है ही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 45.34 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो किसने दिया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल, एंड ऑप्शन डी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव शपथ लिए हैं। प्रवीण सूद यहीं पर लिख दे रही हूँ, प्रवीण सूद, कंफ्यूजन जरूर हो जाएगी एग्जाम में देखेंगे तो। प्रवीण सूद, इनको ये CBI प्रवीण सूद, श्रीवास्तव जी CVC। और एक चीज, ये जो सुबोध कुमार जायसवाल देख रहे हैं, इन्हीं को हटाया गया है और फिर प्रवीण सूद को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, सुबोध कुमार जायसवाल को हटा करके, मतलब इनकी जगह हटाना, द सेंस ऐसा नहीं कि हटा दिया गया, इनके बाद में प्रवीण सूद आए, इनकी जगह ये लिए हैं। ओके, प्रवीण सूद, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये हो गए आप लोगों के सभी क्वेश्चन, MCQs भी कंप्लीट हो गए। हाँ, अगर आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की क्लास को अगर लाइव आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लोग की ये क्लास इसी मॉर्निंग में, अगर आप 5:30 पे लेना चाहो या 6 o'clock मॉर्निंग लेना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी एक टाइमिंग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताइएगा, अगर क्लास आप लोग लाइव में इंटरेस्टेड हो, और टाइमिंग भी बता दीजिएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि इस क्लास में किसी तरह की और कोई चेंजिंग होनी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लोगों की जो बात है उस पर भी मैं पूरा ध्यान दूंगी और क्लास को और बेहतर से बेहतर करने की पूरी कोशिश रहेगी। क्लास आपकी है,
क्योंकि आप इसमें टाइम दे रहे हैं, तो टाइम क्या होता है, एक सिविल जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए टाइम की बहुत अहमियत होती है। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट, मतलब 24 आवर्स भी कम पड़ जाता है। कभी कभी तो ये भी फील होता होगा आप लोगों को, है ना? ऐसा होता है, ये एक सच्चाई है कि लगता है कि नहीं 24 आवर्स भी कम पड़ जा रहे हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी क्या है कि ये मेरी अपनी चैनल है, तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।